हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक पोइट्री को कवर जिसका नाम है आर कैज़रीना ट्री, जिसको लिखा है तोरू दत्त ने। तो तोरू दत्त की पोइट्री हमने एक दो ऑलरेडी कवर कर ली है, आप उसे देख सकते हो। आज की क्लास में हम कैज़रीना ट्री को कवर करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट द पोइट या फिर पोइटेस हमारी, तो तोरू दत्त का आपका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। प्लस ये अब जानी जाती हैं अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज़ के लिए, जैसे कि सीता इन्होंने लिखी है, और जैसे कि अ शीफ ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स, और एंशियंट बैलेड्स एंड द लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। जो आज हम करेंगे वो भी हमारी जो एंशियंट बैलेड्स एंड द लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान है उसमें पब्लिश होती है। शी डाइड एट द वेरी यंग एज, 21 की थी जब इनकी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो आज की जो पोइट्री है आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तोरू दत्त ने ये लिखी थी जब वो इंडिया में नहीं रहती थी, वो फॉरेन में रहती थी, और वहाँ पे वो अपनी कहीं ना कहीं मेमोरीज़ को याद कर रही है, अपने पास्ट को याद कर रही हैं। जब वो और उनके जो भाई बहन हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं अरू एंड अबजू, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो उनको कनेक्ट करती हैं। वो एक नॉस्टैल्जिया की जो फीलिंग है, एक ट्री को देख के, वो एक ट्री देखती हैं, उसके बाद उनको अपना पास्ट याद आता है, अपना बचपन याद आता है, उनका जो प्राइम टाइम है वो याद आता है। और उस प्राइम टाइम में उन्हें याद आती है कि कैसे वो और उनके सिबलिंग्स जो है वो एक पेड़ के नीचे खेला करते थे। तो वो जो थीम रहेगा वो आपको इस पोइट्री में देखने को मिलने वाला है। तो पोइट्री हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में बोल रखा है लाइक अ ह्यूज पाइथन, एक ह्यूज पाइथन की तरह, मतलब एक बड़े से बहुत बहुत ही विशाल जो सांप होता है उसकी तरह। वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक, मतलब वो जो ह्यूज पाइथन की तरह जिसकी ये बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूज पाइथन की तरह, सांप की तरह गोल गोल चारों तरफ, उस ट्रंक में वो जो एक पेड़ का तना होता है उसमें वो चीज़ है राउंड एंड राउंड लिपट रखी है, उसको उसने रैप कर रखा है। इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, और उस जो चीज़ है जिसकी ये बात कर रहे हैं उसने बहुत गहरे गहरे गाढ़े उसको निशान दे दिए हैं, स्कार्स दे दिए हैं। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, और ऐसा नहीं है कि जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो चीज़ उसके ट्रंक पे चारों तरफ लिपट रखी है वो नीचे तक है, नहीं, वो ऐसे लगती है वेरी, वो बहुत ही ऊपर तक है, वेरी समिट तक है, मतलब कि बहुत ही ऊपर तक, पेड़ के ऊपरी स्थान जो आपका सतह होता है, ऊपरी जो एरिया होता है वहाँ तक है। ऐसे लग रहा है कि सितारों तक उसने उसको कवर कर लिया है, मतलब एक तरीके से हाइपरबोली यूज़ कर रखी है कि स्टार तक उसने उस चीज़ को कवर कर रखा है। अ क्रीपर क्लाइम्स, अब ये बोलते हैं कि वो किसकी बात कर रहे थे, कौन है जो ह्यूज पाइथन की तरह राउंड एंड राउंड हो रखा है। अ क्रीपर क्लाइम, एक क्रीपर मतलब कि एक बेल है जो कि ऊपर चढ़ रही है। अब इसमें बोल रखा है इन होज एम्ब्रेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लीव, ये कह रही है कि अगर इस पेड़ की जगह कोई और पेड़ होता और इस तरीके से क्रीपर ने उसे चारों तरफ से अपने आप में एम्ब्रेस कर रखा होता तो वो मर जाता, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। बट लेकिन गैलेंटली मतलब होता है आपका ब्रेवली, बट गैलेंटली लेकिन बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही शिवैलरी के साथ इसने दिस द जाइंट वियर्स द स्कार्फ, इस पेड़ ने, इस पर्टिकुलर पेड़ ने, ट्री ने उसको स्कार्फ की तरह एम्ब्रेस कर रखा है, उसे वियर कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि उसने ओढ़ रखी है वो चीज़ें, उसको वो अभी तक मार नहीं पाया, मतलब वो जो क्रीपर है वो इस पेड़ को नहीं मार पाया, लेकिन कोई और पेड़ होता तो अब तक मर चुका होता। एंड फ्लावर्स आर हंग, और जो कुछ फूल हैं वो ऊपर से लटके हुए हैं। इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बाउग अमंग, तो वो कह रही है कि कुछ क्लस्टर कलर के, मतलब क्रिम्सन क्लस्टर, क्रिम्सन होता है आपका रेड, तो रेड कलर के कुछ फूल हैं जो ऊपर से गुच्छों में लटके हुए हैं, जो टहनियाँ हैं उनमें लटके हुए हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बीज, और वहाँ पर उस पेड़ पर क्या होता है, पूरे पूरे दिन क्या होती है, बर्ड्स एंड बीज जो हैं वो गैदर हो जाती हैं। और क्या होता है आगे की लाइन में क्या बोलती हैं, एंड ऑफन एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लोज, और रात में क्या होता है, मैक्सिमम जो है वो गार्डन वो ओवरफ्लो होने लग जाता है, भर जाता है। इस चीज़ से, विद वन स्वीट सॉन्ग, एक प्यारे से बहुत ही स्वीट सॉन्ग से वो पूरा गार्डन भर जाता है रात के टाइम पे। दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, ऐसा लगता है कि वो जो गाना है कभी ख़त्म ही नहीं होगा, उसका कभी क्लोजर नहीं आएगा। संग डार्कलिंग फ्रॉम आर ट्री, और वो आवाज़ें उनको कहाँ से आ रही हैं, उनकी जो डार्कलिंग है, वो जो पेड़ है उसकी टहनियों से, कहीं वहाँ से वो जो खूबसूरत सा एक स्वीट सॉन्ग आ रही है, उसकी आवाज़ वहाँ से आ रही है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ऐसा लगता है। वाइल मैन रिपोज, जब इंसान जो है वो सो रहा होता है, रिपोज का मतलब होता है रेस्ट करना, जब आप स्लीप कर रहे हैं, तो अभी जब इंसान सो ही रहा है तब वो आवाज़ें आती हैं, मतलब यहाँ पे वो बोल रही है मॉर्निंग टाइम की, जो आपका स्टार्ट मॉर्निंग का टाइम होता है, वहाँ उसकी बात कर रही हैं। नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोल रही हैं, वेन फर्स्ट माई केसमेंट इज़ वाइड ओपन थ्रोन, अब वो जो लास्ट लाइन थी ना वहाँ पे कि वो जो गाती हैं उनको आवाज़ें आती हैं, वेन मैन रिपोज, वो यहाँ से कनेक्ट हो रही है, जब इंसान सो रहे होते हैं और जब वो अपनी विंडो को खोलती है, वो जो पोइट्रीज अपनी विंडो को खोलती हैं, वाइड ओपन करती हैं। एट डॉन, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, एक होता है डॉन, एक होता है डस्क, डस्क होता है शाम का टाइम, डॉन होता है मॉर्निंग का टाइम।
वो कहती है जब वो अपनी विंडो को सुबह सुबह ओपन करती हैं, वाइड ओपन करती हैं, माई आईज डिलाइटेड ऑन इट्स रेस्ट। उनकी जो आंखें हैं वो खुश हो जाती है, डिलाइटेड हो जाती हैं और वो सामने देखती हैं, वो जो जो भी उनका पेड़ है उसकी बात कर रही हैं, उसको देखती हैं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी तो ऐसा होता है, या फिर कभी कभी मोस्टली ऐसा होता है इन विंटर में, मोस्टली इन विंटर मतलब मैक्सिमम विंटर में ऐसा होता है, ऑन इट्स क्रेस्ट, कि उनकी जो नज़रें हैं वो कहाँ चली जाती हैं, जो पेड़ का सबसे ऊपर का एरिया होता है वहाँ पे जाके टिक जाती हैं। और वो देखती है वहाँ पर सबसे ऊपरी जो उसकी टहनी होती है, वहाँ पे वो क्या देखती है, अ ग्रे बेबून सिट्स स्टैचू, कि ग्रे कलर का बेबून है। बेबून एक एनिमल होता है मंकी टाइप का, आप गूगल करोगे आपको मिलेगा। तो उसकी बात हो रही है कि एक ग्रे बेबून जो है वो वहाँ पे बैठा रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्टैचू हो। जब वो विंडो से खोल के देखती है सुबह सुबह उस ट्री को, तो उसको एक बबून दिखता है, लाइक ए लोन, अकेले बैठा होता है। और वो क्या करता है, वॉचिंग द सनराइज, सूरज को सुबह सुबह उगते हुए देख रहा होता है, सनराइज देख रहा होता है। वाइल ऑन लोअर बाउज, तो वो तो ऊपर सबसे बैठा होता है, लेकिन उसकी जो नीचे वाली जो टहनियाँ होती है वहाँ पे क्या होता है, हिज प्यूनिंग ऑफस्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वीक से, प्यूनी मतलब होते हैं वीक, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी बात हो रही है, बच्चे हैं उसके, वो लीप हो रहे हैं, खेल रहे हैं वहीं पे या फिर लेटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइन में वो क्या बोल रही हैं, एंड फार नियर कोकिलाज हेल द डे, और कहीं पास में ही नज़दीक में से कोकिला मतलब कुकू बर्ड जो है वो हेल द डे, डे जो शुरू हो रहा है, मॉर्निंग जो शुरू हो रही है उसका स्वागत करती है। हेल का मतलब होता है किसी का वेलकम करना। अगर आप शेक्सपियरन टाइम की बात करोगे तो वहाँ पे हेल वर्ड यूज़ होता था। शेक्सपियर की आपकी अगर कोई भी आप प्ले पढ़ते हो तो उसमें होता था हेल द किंग, मतलब कि किंग का स्वागत कर रहे हैं तो हेल द किंग बोलते थे। तो वहाँ की ये बात कर रही है कि कोकिला जो है वो स्टार्टिंग करती है, दिन की शुरुआत करती है, दिन को वेलकम करती है। एंड टू देयर पैस्चर वेंड आर स्लीपी काउज, और उनके वहाँ पे तोरू दत्त के जो घर के सामने जिसकी भी ये बात कर रही है कि उनकी जो काउज थी स्लीपी थी, मॉर्निंग होती है तो वो भी अपने पैस्चर्स की तरफ चली जाती हैं जहाँ पे वो ग्रेजिंग करेंगी, घास चरने वाली हैं। एंड इन शेडो, और वहीं पे कुछ शेडो में कहीं पे किसी चीज़ की शेडो पड़ रही होती है, ऑन ब्रॉड टैंक कास्ट। तो यहाँ पे टैंक की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे उस पानी के टैंक को लेंगे जिसमें काव वगैरह जो है एनिमल्स हैं जो पानी पीते हैं, क्योंकि बाकी टैंक का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा। तो हम उस टैंक को लेते हैं कि वहाँ पे जो पानी का ब्रॉड टैंक है फिर कास्ट है, उसके ऊपर शेडो पड़ती है बाय दैट हो ट्री। हो ट्री मतलब एक बड़ा बहुत ही बड़ा सा ट्री होता है जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है, उसकी बात होती है। पर यहाँ पे शायद उन्होंने इसको कनेक्ट किया है उनके कैजरीना ट्री से, जिसकी वो इतनी तारीफ़ कर रही हैं कि उसकी जो ट्री की जो शेडो है, परछाई है, वो उस ब्रॉड टैंक पर भी पड़ती है। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही बड़ी सी उस पर परछाई पड़ती है। और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी वास्ट एरिया में क्या है, वाटर लिलीज स्प्रिंग। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो जो टैंक की बात हो रही है वो खुले पानी की भी बात हो रही हो, कि जहाँ पे वाटर लिलीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा उगी हुई हैं और ऐसा लगता है जैसे स्नो इमास्ड हो रखी है। एनमास्ड का मतलब होता है एक फ्रेंच फ्रेज है जहाँ पे इसका मतलब होता है इन ग्रुप, आप करेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को इन अ ग्रुप। तो ऐसा लग रहा है वो लिलीज ऐसी लग रही है जैसे जो बर्फ़ है वो इकट्ठी हो रखी है, इनमास हो रखी है। नेक्स्ट स्टैंजा है, नॉट बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिशियंस डियर इज़ द कैजरीना टू आर सोल। फिर वो कहती है कि मैंने इतनी तारीफ़ जो करी है कि वो इतना सुंदर है, ये ऐसा है वैसा है, इसकी वजह से नहीं है कि जो कैजरीना ट्री है वो मेरी सोल को इतना ज़्यादा डियर है, इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न कुछ और है। रीज़न क्या है वो अपना रीज़न यहाँ पे बताएंगी। वो कहती है वो कहती है बेनेथ इट, इसके नीचे, वी हैव प्लेड, हम खेला करते थे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, एक उनकी पास्ट की जो कनेक्शन है, नॉस्टैल्जिया है, उनके ब्रदर एंड सिस्टर की जो फीलिंग्स हैं, मेमोरीज है, वो यहाँ से कनेक्ट होंगी। वो कह रही है कि इतना सुंदर है, इसकी वजह से वो उसकी इतनी डियर नहीं है, वो उसको इतना पसंद नहीं करते कैजरीना ट्री को, बल्कि रीज़न ये है कि उसके नीचे वो खेला करते थे। 2 ईयर्स में रोल, हाँ हालांकि अब जो साल है वो बीत चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, रोल हो चुके हैं, लेकिन उन सालों के बीत जाने से उनका जो प्यार है उनके ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, सिबलिंग्स के लिए, वो कम नहीं हुआ है। वो क्या कह रही है, 2 ईयर्स में रोल, हाँ माना कि जो साल है वो बीत चुके हैं। आर स्वीट कंपेनियंस मतलब अपने ब्रदर एंड सिस्टर की बात कर रही हैं। लव विद लव इंटेंस, कि उनका जो प्यार है, उन्होंने जो उनसे प्यार किया है वो इंटेंस के साथ बढ़ता रहता है। लव विद लव इंटेंस की यहाँ पे बात हो रही है। फॉर योर सेक, और तुम्हारे लिए, शैल द ट्री बी एवर डियर, और तुम्हारे लिए, तुम सबकी वजह से अपने सिबलिंग को कह रही हैं, ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, हमेशा ही मेरे लिए डियर रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो यादें बनाई थी वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, वो हमेशा उनके लिए डियर रहने वाली हैं। ब्लेंड विद योर इमेजेस, और वो जो उनकी इमेज है, उनके पास्ट की जो इमेज है वो ब्लेंड हो रही है किसके साथ, उस ट्री की इमेज के साथ।
इट शैल अराइज इन मेमोरी, और वो मेमोरी में उठती रहती है, हमेशा वो उठती है। जब वो इमेज है उनके उनके पास्ट की प्लस उस पेड़ की जो इमेज है वो हमेशा ही उठती रहती है उनकी मेमोरीज में। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, जब तक उठती हैं, जब तक कि उनकी जो आंखें हैं वो ब्लाइंड नहीं हो जाती हॉट टीयर की वजह से। जब आप रोते हो तो आपका जो विजन है वो धुंधला हो जाता है ना, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, और वो आंसू कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। तो वो वही बात करी कि हॉट टीयर जब तक उनकी आंखों में नहीं आ जाते, उनकी आंखें ब्लाइंड नहीं हो जाती, उनको दिखना कम नहीं हो जाता, तब तक वो मेमोरी उनकी माइंड में चलती रहती है, चलती रहती है। आगे किस लाइन में पढ़ते हैं, आगे वो क्या बोल रही हैं, वट इज़ दैट डर्ज। अब वो कहानी बता रही है कि वो जो पेड़ है वो भी शायद कोई म्यूजिक गा रहा है। वो कह रही वट इज़ दैट डर्ज। डर्ज का मतलब होता है एक सैड सॉन्ग। जब मेनली जो डर्ज है वो एक जॉनरा हुआ करता था पहले के टाइम पे। जैसे आपकी एलर्जी होती है, जब आप किसी को मॉर्न कर रहे हो, तो वैसे जब किसी की डेथ होती थी तो डर्ज गाए जाते थे, एक तरीके का सॉन्ग होता है। तो वो कह रही कि ये कैसा डर्ज है, ये कैसा सैड सॉन्ग है, लाइक मर्मर दैट आई कैन हियर। ऐसा लग रहा है कि कोई हल्की हल्की आवाज़ में उसे बोल रहा है, गा रहा है, जो कि मैं सुन पा रही हूँ। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन द शिंगल बीच, ऐसा वो आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे कि जो सी है, कोई भी समुद्र है, वो ब्रेक कर रहा है। अब शिंगल बीच कौन से होते हैं, दो तरीके के बीच होते हैं। एक होता है आपका सैंड वाला, जहाँ पे जैसे आप गोवा में जा रहे हो तो वो वाला जो बीच है वो रेतीला है, वहाँ पे रेत है, आपके पास मिट्टी है। लेकिन शिंगल बीच होते हैं जहाँ पे आपके पास पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, तो वो वाला एक दूसरा बीच होता है। तो वहाँ पर जब समुद्र की जब लहरें आती हैं, टकराती हैं, वापस जाती हैं, तो वो जो आवाज़ होती है, ये कह रही है ये कैसा गाना जो मैं सुनाई दे रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र की लहरें आ रही हैं, टकरा रही हैं और वापस जा रही हैं। इस द ट्री लैमेंट्स, या फिर ये उसकी आवाज़ है, या फिर ये जो पेड़ है जिसकी वो बात कर रही है वो लैमेंट कर रहा है, वो रो रहा है। एन एरिन स्पीच, शायद हाँ वो वही रो रहा है, उसी की एक स्पीच है। आगे वो क्या कहते हैं, कह रही हैं कि दैट हैपली टू द अननोन लैंड में रीच, कि शायद ये जो पेड़ है वो रो रहा है, उसकी जो आवाज़ है, वो जो स्पीच है कि स्ट्रेंज है। ईयर का मतलब होता है कि स्ट्रेंज तरीके की आपकी जो साउंड है, स्पीच है, उसकी बात हो रही है। तो ये एक अननोन लैंड तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पे इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो फॉरेन में थी जब वो इस पोइट्री को लिख रही हैं, बता रही हैं। तो वो जो पेड़ है वो इंडिया में है, तो उसकी जो स्पीच है शायद वो एक अननोन लैंड तक पहुंच चुकी है। मतलब जहाँ पर वो रह रही है उसका रोना, पेड़ का लैमेंट करना उनको फॉरेन में सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या बोल रही हैं, अननोन, वो जो लैंड है अननोन है, येट वेल नोन टू द आइज ऑफ फेथ, लेकिन जो हमारी आंखें हैं, जिन पे इतना भरोसा है, जिनको इतना भरोसा है, उनके लिए ये वेल नोन है। आई हैव हर्ड दैट वेल, तो वो कहती है कि हाँ मैंने वो सुना है। वो क्या, दैट वेल फार फार अवे। वेल का मतलब होता है लाउड क्राई, जब आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हो, जब आप रोते हो तो उसको वेल बोलते हैं। तो वो कह रही है कि उन्होंने वो सुना है, उस वेल को, उस क्राई को, वो जो लाउड क्राई आप कर रहे हो, पेनफुल जो क्राई थी, उसको वो सुन रही हैं। कहाँ, फार फार अवे, बहुत दूर तक, इन डिस्टेंट लैंड, बहुत दूर के जो लैंड्स है वहाँ तक। बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे, शेल्टर्ड बे की यहाँ पे बात हो रखी है कि वहाँ तक उन्होंने उसको सुन रखा है। जैसे कि जो आपकी खाड़ी होती है, पहाड़ी होती है, वहाँ तक ये आवाज़ सुनती हैं। वेन स्लम्बर इन हिज केव द वाटर रीत, आगे वो बोल रही है कहाँ तक सुनाई दे रही है, जब जो केव होती है, केव में जो पानी होता है, वो रीत का मतलब होता है सो गया है, वो एक तरीके से अनकॉन्शियस है। तो वो कह रही है कि वहाँ तक उन्होंने वो सुनाई दे रखी है, जब जो पानी है वो शांत रहता है, लेकिन वहाँ उसकी केव में वो जो आवाज़ें उन्होंने सुन रखी हैं। एंड द वेव जेंटली किस द क्लासिक शोर, लेकिन वो जो लहरें होती हैं वो जेंटली किस करती हैं किनारे को आके, क्लासिक शोर को आके, मतलब किनारे को आके किस करती हैं, वो आवाज़ें उन्होंने सुन रखी। पानी शांत है लेकिन आवाज़ों की आवाज़ आ रही है, पानी की लहरों की आवाज़ आ रही है। और फ्रांस एंड इटली, अब वो फ्रांस एंड इटली की बात करी कि वो जो किनारा वो कह रही है, समुद्री किनारा, वो फ्रांस और इटली का है। वहाँ तक वो जो पानी आ रहा है, वो जो लैमेंटेशन हम इनकी इंडिया में हो रही है, उसकी आवाज़ें वो वहाँ तक सुन रही हैं। बिनेथ द मून, मून के नीचे उनको वो सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। विन अर्थ ले ट्रांस्ड इन द ड्रीमलेस सोन, और वो कब की बात कर रही हैं, जब जो अर्थ है वो ट्रांस में होता है। ट्रांस होता है जब आप ना तो सो रहे हो ना तो जग रहे हो, एक तरीके से मदहोशी में हो, ठीक है, कि कहीं आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोल में नहीं हो, आप कॉन्शियस भी नहीं हो और आप अनकॉन्शियस भी नहीं हो। तो वो कह रही है कि एक वो जो आवाज़ है वो कब सुनती है, एक ऐसा लगता है कि जो अर्थ है वो ट्रांस में है, ड्रीमलेस सोन में है, मतलब कि सोया भी नहीं है, उसको नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन ट्रांस में भी है। एंड एवरी टाइम द म्यूज़िक रोज, और जब जब वो म्यूज़िक बढ़ता है, वो जो उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, बिफोर माई इनर विजन, इनर विजन मतलब क्योंकि वो फिजिकली उस चीज़ को तो नहीं सुन रही है, क्योंकि वो तो बाहर है, इंडिया में है नहीं, और हो नहीं सकता कि इंडिया की आवाज़ उनको वहाँ तक जाए। प्लस एक पेड़ कभी लैमेंट नहीं करता तो उसकी आवाज़ तो जाएगी नहीं। तो वो कह रही जब जब उनकी वो जो आवाज़ है उनके इनर विजन में आती है, उनकी अंतरात्मा में आती है मेनली,
जब जब उनके अंदर इनर विजन में वो आवाज़ आती है, उठती है और एक फॉर्म करती है सबलाइम को, एक खुशी देती है उनको, एक सबलाइम की खुशी देती है और एक फॉर्म ले लेती है। फॉर्म कैसी? दाई फॉर्म, तुम्हारी फॉर्म ओ ट्री। अब यहाँ पे वो सिंपली डायरेक्टली एड्रेस कर रही हैं ट्री को, तो यहाँ पे जो आपकी एपोस्ट्रोफी है वो यूज़ हो रखी है। तो वो करिए दाई फॉर्म मतलब तुम्हारी फॉर्म, तुम्हारी जो शेप है वो मेरे माइंड में आ जाती है। ओ ट्री इन माई हैप्पी प्राइम। प्राइम का मतलब होता है जब आप अपने बिल्कुल प्राइम टाइम में हो, जैसे कि यूथ आपका प्राइम टाइम है। लेकिन यहाँ पे जो तोरुदा था वो क्या बोल रही है? हैप्पी प्राइम टाइम, मतलब जब वो बचपन में थी, जब वो बहुत खुश थी, अपने सिबलिंग्स के साथ थी, तब की बात कर रही हैं कि एज इन माई प्राइम प्राइम टाइम हैप्पी प्राइम आई सॉ दी, मैंने तुम्हें देखा था इन माई ऑन बिलविड नेटिव क्लाइम। जब कहाँ पर? मेरे बिलविड नेटिव क्लाइम है, मतलब कि मेरे बिलविड नेटिव, जहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्लाइम का मतलब होता है वेदर, जहाँ का वेदर डिफरेंट है, मतलब इंडिया का वेदर और जहाँ पे वो रह रही हैं फॉरेन में वहाँ का वेदर डिफरेंट है। तो वो कह रही हैं जब मैं अपने प्राइम में थी, मैं खुश थी, मैं बचपन में थी, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था, और कहाँ? मेरे जो नेटिव टाउन है, मेरा जो नेटिव इंडिया है, मैंने वहाँ तुम्हें देखा था। मैं बोलती हैं देयर फॉर आई फेन, इसीलिए मैं चाहती हूँ। फेन का मतलब होता है विलिंगली, आप कुछ करना चाहते हो। देयर फॉर आई फेन वुड कॉन्सिक्रेटेड अले, कि मैं चाहती हूँ। कॉन्सिक्रेटेड का मतलब होता है जब आप किसी की प्रेज में या फिर पब्लिकली आप अनाउंस कर दो, ऑफिशियली आप अनाउंस कर दो किसी एरिया को, प्लेस को, कि वो रिलीजियस चीज़ है, वो रिलीजियस की तरह देखा जाएगा। तो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? वो कहती हैं इसीलिए मैं विलिंगली ये चाहती हूँ, या मैं अनाउंस करती हूँ कि क्या करूँगी मैं। आई वुड कॉन्सिक्रेट अ लेव, कि मैं तुम्हारे लिए एक पोइट्री लिखूँगी, तुम्हारे लिए एक गीत लिखूँगी। ऑन टू दाई ऑनर, तुम्हारे ऑनर में। ट्री, डायरेक्टली ट्री को बोल रही हैं, बिलविड ऑफ दोज, किनका बिलविड है वो ट्री? ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप। यहाँ पे उनके ब्रदर एंड सिस्टर की बात आती है कि वो लोग उनके लिए जो जो तुम्हारे बिलविड थे, या फिर तुम उनके लिए बहुत प्रिय थे, प्यारे थे, वो लोग जो कि अब ब्लेस्ड स्लीप में है, मतलब कि वो डेड है, उनकी डेथ हो चुकी है, वो कभी ज़िंदा नहीं होंगे, उनकी जो स्लीप है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, वो कभी उठने नहीं वाले हैं। फॉर एयर रिपोज, और उनके लिए वो तुम्हारे लिए, उन मतलब अपने सिबलिंग्स की वजह से उनके लिए वो उस पेड़ के ऊपर कुछ लिखना चाहती हैं। डियरर देन लाइफ टू मी, वो कैसे थे? वो मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा प्यारे थे, मेरी लाइफ से ज़्यादा प्यारे थे। अलेस देवर, हाँ बिल्कुल वो थे। ठीक है, वो उनकी बात करिए कि वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर के लिए अपना जो लव है वो यहाँ पे शो कर रही हैं। मिस दाओ बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन, और वो क्या, अब वो क्या बोल रही है कि और तुम तब जाने जाओगे जब मेरे जो डेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। माय डेज आर डन मतलब जब तोरू दत्त कहती है कि जब मेरी डेथ हो जाएगी ना, तुम तभी भी नंबर काउंट किए जाओगे, लोग तुम्हें याद रखेंगे। विद डेथलेस ट्रीज, किसके बीच में? डेथलेस ट्रीज के बीच में। कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। लाइक दोज इन द बोरोडेल, बोरोडेल में एक ट्री था जिसके ऊपर वर्ड्सवर्थ ने एक पोइट्री लिखी थी, और वो ट्री इसीलिए फेमस हो गया, लोग अभी भी उसे याद रखते हैं क्योंकि एक बहुत ही फेमस बंदे ने उसके ऊपर पोइट्री लिख दी है। आप सोचो कि शेक्सपियर ने उस टाइम पे इतने सॉनेट लिख दिए, तो फेयर लेडी जो है, फेयर यूथ जो है, डार्क लेडी जो है, अभी तक वो जो इमोर्टलाइज हो चुकी है ना, क्योंकि वो डेथलेस हो चुकी हैं। अगर आप देखो कि किसी ने किसी के ऊपर कोई पोइट्री लिखी है, वो चीज़ हम अभी तक पढ़ रहे हैं, मतलब वो चीज़ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, हम उसे हमेशा याद रखने वाले हैं। तो वही बोल रही हैं कि उस जब उनके डेज ख़त्म हो जाएंगे तभी भी वो याद रखी जाएंगी, और वो पेड़ कैसा हो जाएगा? डेथलेस ट्री बन जाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल जो बॉर्डेल है उसकी ट्री की तरह। अंडर दोज ऑफुल ब्रांचेस लिंगर पेल, और उनके जो ब्रांचेस है जब पेल हो जाएंगी उसके बाद भी उन्हें याद रखा जाएगा। फियर ट्रेम्बलिंग होप एंड डेथ एंड स्केलेटन एंड टाइम ऑफ शेडो, उसके नीचे, उसकी ब्रांचेस के नीचे क्या है? फियर होगा, ट्रेम्बलिंग होगी, कुछ डेथ होंगी, या फिर स्केलेटन होगा, या फिर टाइम ऑफ शेडो होगा। ये सब चीज़ें उस पेड़ के नीचे लिंगर कर रही होंगी, उसके नीचे होंगी। एंड दो वीक द वर्ड्स, हाँ शायद हो सकता है कि जो मेरे वर्ड्स हो, मेरी जो पोइट्री हो वो इतनी अच्छी ना हो, वो थोड़ी सी वीक हो, लेकिन क्या है, लेकिन दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, लेकिन क्या है, वो तुम्हारी ब्यूटी को विलिंगली बहुत अच्छे से प्रेज करेगा। हो सकता है कि मैं उतना अच्छा ना लिख पाऊँ, लेकिन जो मेरी पोइट्री है वो पूरी विलिंगली पूरी कोशिश करेगी कि तुम्हारी ब्यूटी को बना कर रखे। ओ फेन रिहेज मतलब तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने वाली है। मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियन कर्स, और वो क्या यहाँ पे एक प्रे करती है कि जो प्यार है, उनका जो प्यार है, उनकी जो पोइट्री है वो डिफेंड कर दे उस पेड़ की, कि उस पेड़ के पास जो ऑब्लिवियन कर्स आता है। ऑब्लिवियन कर्स मतलब जो आपको भुला देता है। आप कुछ भी होती है, कोई भी चीज़ होती है, कितनी भी बड़ी चीज़ होती है, आप चीज़ें भूल जाते हो, एक टाइम पर आता है आपको भूलना पड़ता है, भूल जाते हो उस चीज़ को। तो ऑब्लिवियन कर्स उसी का मतलब होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी, आप भूल जाओगे। तो वो कह रही है कि लेकिन मैं, मेरा जो लव है वो क्या करेगा? वो डिफेंड करेगा तुम्हें। दी का मतलब होता है यू,
कि मेरा जो प्यार है, मेरी जो पोइट्री है वो डिफेंड करेगा तुम्हें, उसके अगेंस्ट में वो जो ऑब्लिवियन कर्स है। मतलब लोग चाहे तुम्हें भूलना चाहे, लेकिन मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगी तुम्हारे बारे में, जो कैज़रीना ट्री है उसके बारे में। तो उनकी पोइट्री हम आज भी उन्हें पढ़ रहे हैं। तो वो जो लाइन उन्होंने बोली थी वो बात सच है कि वो जो ऑब्लिवियन कर्स था वो उस पेड़ पे नहीं चला, क्योंकि वो कैज़रीना ट्री जो 1882 में वो लिखती हैं, वो कैज़रीना ट्री आज हम पढ़ रहे हैं 2025 में, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आज हम पढ़ रहे हैं, कल हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी पढ़ेगी। तो उसकी बात यहाँ पे करती हैं, यहाँ पे पोइट्री आपकी ख़त्म होती है। एंड मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में। बाय।